हर्ष उपाध्याय साहब देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड में से एक कोटक म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है इक्विटी के। तो इक्विटी से रिलेटेड जो भी इस फंड के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो हर्ष उपाध्याय साहब देखते हैं। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है एनआईटी कर्नाटका से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने आईआईएम लखनऊ से, फाइनेंस में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट किया है और 25 साल से ज्यादा का कैपिटल मार्केट्स का गहरा और लंबा अनुभव है हर्ष उपाध्याय साहब के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले बाजार के भारी उतार चढ़ाव के बीच में सबसे पहले एक बार आपसे डायरेक्शन अमेरिका को लेकर लेना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजार और वहां की इकोनॉमी और वहां पर जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे क्या मतलब निकाला जाए, हमारे बाजारों पर उसका क्या असर होगा, पहले वो समझाएं सर। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। देखिए, यूएस में जो हो रहा है वो इंडियन मार्केट से ज्यादा नेगेटिव्स वहां पे है। वहां पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंडिया से ज्यादा है। वहां पे जो इंटरेस्ट रेट्स है अभी भी वो इंडिया के इंटरेस्ट रेट से नीचे हैं। यानी कि ये मतलब निकला कि नेगेटिव रियल रेट्स जो हैं वो यूएस इकोनॉमी में ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। तो इसका मतलब है कि वहां पे ज्यादातर इंटरेस्ट रेट हाइक्स देखने को मिलेंगे। शायद इंडिया में एक या दो बार यहाँ से इंटरेस्ट रेट हाइक होने के बाद शायद हमें और करने का जरूरत नहीं। तो उस हिसाब से वहां पे जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कंज्यूमर डिमांड पे। और वहां पे जो ग्रोथ रेट्स है वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ चुके हैं और आगे भी नीचे रहने का आशंका है। इसमें हमारे मार्केट पे दो तरफ का इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो सेंटिमेंट वाइज, जब यूएस मार्केट्स में ये सब महंगाई या ग्रोथ रेट्स का कंसर्न्स है वो सब कुछ ग्लोबल मार्केट्स पे भी एक तरह से असर पड़ेगा। दूसरा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो है कि जो यूएस इकोनॉमी पे जो डिपेंडेंट है हमारे बिजनेसेस, उन बिजनेसों पे शायद थोड़ा डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया या कोई भी इंडस्ट्री जो यूएस एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है या यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, वहां पे शायद थोड़ा नरम ग्रोथ रेट्स दिखाई देंगे। इसीलिए हमें लगता है कि आगे चलते हुए थोड़ा तो इंडियन मार्केट्स पे सेंटिमेंट का असर हो सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं तो वो डोमेस्टिक फोकस्ड बिजनेसेस पे ध्यान रखना बेटर रहेगा। बिल्कुल लोकल फैक्टर्स पर फोकस करें। लोकल फैक्टर्स में भी हर्ष जी कल ही देखिए जीडीपी के डेटा भी आए हैं, थोड़े से लोगों को कम लग रहे हैं अनुमान से। ये बताएं कि क्या खास वजह आपको दिखती है जिनके दम पर हमारी इकोनॉमी और हमारे बाजारों पर आप पॉजिटिव हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया कि जो जीडीपी डेटा आया है वहां पे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। लेकिन इसके बावजूद ये देखने को मिलता है कि हमारे जो ग्रोथ रेट्स हैं अभी जो हैं और आगे जो कुछ सालों में जो ग्रोथ रेट दिखाई देंगे वो ग्लोबल बैकड्रॉप में सबसे अच्छे ग्रोथ रेट्स रहेंगे। तो इसीलिए इंडिया विल कंटिन्यू टू रिमेन अ फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। हमारे हिसाब से उसमें कोई आशंका नहीं। और हमें सिर्फ यही देखना है कि अगर मोमेंटम है मार्केट में, जैसे अभी अक्टूबर 2020 से 21 से लेके जून 22 तक का हमें फॉरेनर्स का सेलिंग देखने को मिला और लास्ट 2 महीने में उनका बाइंग भी उतनी ही तेजी से आया है मार्केट में। लेकिन ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली बोल सकते हैं एक तरफ से, क्योंकि अर्निंग्स अपग्रेड हमें देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट सितंबर क्वार्टर अर्निंग्स भी अगर आप देखेंगे वो शायद इतना कुछ खास अच्छे नहीं होंगे। तो उस हिसाब से अभी जो लास्ट 2 महीने में जो मार्केट चला है वो ज्यादातर वैल्यूएशन एक्सपांशन की वजह से ऊपर गया है। हमें ये नहीं लगता है कि मीडियम टर्म में भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव्स हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल निकाल के देखेंगे, हर साल आपको इंडिया स्पेसिफिक नेगेटिव शायद दिखाई देता था। लेकिन आज के दिन में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सब इंपोर्टेड प्रॉब्लम्स है। जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया या सेंटिमेंट जो नेगेटिव चल रहे हैं ग्लोबल बाजार में, ये सब ग्लोबल फैक्टर्स हैं। उस हिसाब से हमें लगता है कि जैसे जैसे ग्लोबल फैक्टर्स एक तरफ से नॉर्मलाइज होंगे तो इंडिया में आपको अच्छे से मार्केट में इंक्रीजेस दिखाई देंगे और सेंटिमेंट्स भी काफी चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके लिए भारतीय बाजारों पर और हमारी इकोनॉमी पर भी राय हर्ष सर की तरफ से। अच्छा सर बताएं कि ऐसे में जब लोकल इकोनॉमी मजबूत दिख रही है, हमारे बाजार बेहतर हैं, तो क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स चुने जाएं पोर्टफोलियो में जो भारत पर आधारित है, हमारी अर्थव्यवस्था पर आधारित है? आप कहाँ बुलिश हैं?
हाँ बिल्कुल अनिल जी, जैसे मैंने बताया आज के दिन में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस पे इतना शायद अच्छा ग्रोथ रेट्स दिखाई नहीं देंगे। तो उस हिसाब से डोमेस्टिक बिजनेसेस जो हैं, जो हमारे भारतीय इकोनॉमी पे जो ज्यादातर डिपेंडेंट है, और अगर उस पॉकेट में अगर वैल्यूएशन भी रीजनेबल है तो फिर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल के जो जितने भी डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल्स, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, एक तरफ से बैंकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइकिल अगर स्ट्रांग होता है तो क्रेडिट ग्रोथ भी इंप्रूव होता है। तो ये सब सेक्टर्स ज्यादातर मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है लास्ट, अगर आप 3 5 या लंबे अवधि का मार्केट देखते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ भी शायद एक्सपेक्टेशन से अच्छा हो सकता है जब भी मार्केट्स स्टेबलाइज होंगे, इकोनॉमी स्टेबलाइज होगा। और दूसरा है कि यहाँ पे री रेटिंग का पॉसिबिलिटी भी है, तो इसीलिए ये सब सेक्टर्स में ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी लगता है कि काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं इंडिया में, वो भी अच्छे माहौल पे चल रहे हैं, जैसे कि ऑटो हो गया या सीमेंट हो गया, जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी काफी नीचे, अगर आप हिस्टोरिकल लेवल पे देखते हैं या बिल्कुल मार्केट के रिलेटिव वैल्यूएशन देखते हैं। तो उस हिसाब से ये सारे सेक्टर्स में शायद आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे। ठीक बात है। तो ये आउट परफॉर्मेंस अभी भी बरकरार रहेगी जो हमारे लोकल इकोनॉमी पर जुड़े हुए जो स्टॉक्स है। लेकिन एक स्पेस ऐसी है जिस पर लोगों का बड़ा भरोसा है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो है आईटी शेयर। जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट से भी जुड़े हैं, लेकिन रुपए की कमजोरी का फायदा भी उतना जितना दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा। क्या व्यू है, आईटी शेयर खरीदने का वक्त है या थोड़ा और इंतजार किया जाए? देखिए, शायद एक बार का जो बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स था उस सेक्टर पे, वो शायद देखने को मिल चुका है और यहाँ से शायद बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर आप आउट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो शायद डोमेस्टिक सेक्टर शायद बेटर आउट परफॉर्मेंस देंगे। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि टिल्ट जो है पोर्टफोलियो में वो ज्यादातर डोमेस्टिक बिजनेस पे होना चाहिए। आईटी में एब्सोल्यूट डाउनसाइड शायद कम है, लेकिन यहाँ से डोमेस्टिक बिजनेस को आउट परफॉर्मेंस देना मुश्किल लगता है। जैसे कि करेंसी का आपने बात किया, जब जब भी करेंसी डिप्रिशिएट होता है उसके लिए आईटी सेक्टर के लिए वो पॉजिटिव होता है, जरूर होता है। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है, क्योंकि 3 महीने 6 महीने में जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स रीप्राइस होते हैं वो फिर न्यू जो फॉरेक्स रेट्स हैं उसके ऊपर निर्धारित होते हैं। तो उस हिसाब से ये जो बेनिफिट है रुपी डेप्रिसिएशन का, वो बहुत लंबे अवधि तक कंपनीज को नहीं मिलता है। तो हमें लगता है कि सिर्फ वो फैक्टर को देख के आईटी सेक्टर में निवेश नहीं करना चाहिए। परफेक्ट। अच्छा सर, एक चीज बताएं, क्रूड और कमोडिटीज इन दोनों को लेकर और इन दोनों से जुड़े शेयरों को लेकर क्या व्यू है आपका? कि इन्फ्लेशन तो अभी भी काफी हाई लेवल्स पे, इसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से बढ़ते रहेंगे ग्लोबल इकोनॉमी में, तो कंज्यूमर डिमांड पे और जो इंडस्ट्रियल डिमांड है ये सब कमोडिटीज और एनर्जी के लिए, वो कम होता रहेगा। उस माहौल में ये एक्सपेक्ट करना कि प्राइसेस यहाँ से बढ़ेंगे या स्ट्रांग रहेंगे, वो शायद सही नहीं है। उस हिसाब से हमें लगता है कि अगर आपको कमोडिटीज में व्यू लेना है तो डोमेस्टिक कमोडिटीज पे व्यू लेना बेटर है, जैसे कि सीमेंट हो गया। लेकिन जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं, ऑयल एंड गैस रिलेटेड या मेटल कमोडिटीज, तो उनका जो प्राइसिंग है वो ग्लोबल मार्केट से निर्धारित होता है। वहां पे अगर डिमांड सप्लाई सिचुएशन नरम रहेगा तो इनके प्राइसेस भी बाजार में कम रहेंगे। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि डोमेस्टिक साइक्लिकल कमोडिटीज को प्ले करना बेटर रहेगा ग्लोबल कमोडिटीज के तुलना। यह है आपके लिए कमोडिटीज पर भी राय, हर्ष सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए, जी बिजनेस से बातचीत थैंक करने यू। के लिए।